Good morning, all. This is Dr. Saroj Bala, Assistant Professor in Political Science, Gandhi Memorial National College, अम्बाला कैंट। आज हम जिस विषय के बारे में बात करेंगे उस विषय का नाम है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको हम हिंदी में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत कहते हैं। देखिए, जैसा कि हम नाम को पढ़कर ही हमें पता चलता है कि राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, इसको सुनकर हमें लगता है कि ये राज्य नीति बनाते वक्त जिन निर्देशों का पालन करे, ऐसे सिद्धांतों की हम यहाँ बात करेंगे। दीज आर डायरेक्शंस टू द गवर्नमेंट वाइल मेकिंग द लॉज। तो जब सरकार अपनी नीतियाँ बनाती है, नीतियाँ बनाते समय सरकार को कुछ डायरेक्शंस दी जाती हैं, उन डायरेक्शंस को ध्यान में रख के ही सरकार ऐसे कानून बनाए। इस तरह की डायरेक्शंस को हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं। इन सिद्धांतों की अगर हम बात करें, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान के चैप्टर 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में रखा गया है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी कहते थे कि भारतीय संविधान की एक अलग ही विशेषता है। संविधान के निर्माताओं ने इस विशेषता को आयरलैंड के संविधान से लिया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में यह घोषणा की गई थी कि प्रत्येक नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा तथा सभी को विश्वास, धर्म और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलेगी। तो संविधान निर्माता इस इच्छा को केवल आदर्श ही नहीं रखना चाहते थे, सिर्फ आइडियल ही नहीं रखना चाहते थे, बल्कि उन्होंने इसको रियलिटी से जोड़ने के लिए, इसको वास्तविक रूप देने के लिए उन्होंने भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को रखा है। ये सिद्धांत क्या है? ये सिद्धांत उन पवित्र इच्छाओं और उद्देश्यों का वर्णन करते हैं जिसके अनुसार भारतीय संविधान निर्माता देश के शासन को चलाने की बात करते हैं। ये सिद्धांत शासन को आदेश देते हैं कि देश का शासन लोगों के कल्याण के लिए चलाया जाए, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करें। तो इसलिए ये सिद्धांत भारत में समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहते हैं। एक्चुअल सेंस में ये सिद्धांत प्रजातंत्र की नींव रखते हैं। नेक्स्ट बात आती है कि ये सिद्धांत देश की बहुत सारी सरकारी तथा सरकारी एजेंसीज, उनके नाम दिए गए डायरेक्शंस हैं, उनके नाम दी गई स्पेशल डायरेक्शंस हैं जो शासन व्यवस्था के लिए बहुत ही फंडामेंटल हैं, जिनके बेस पर शासन की नीतियां बनाई जाती हैं। तो इनका अनुसरण करने से ही एक समाजवादी शासन की स्थापना की जा सकती है। तो इसलिए हमारे संविधान निर्माता एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को कल्याणकारी राज्य के माध्यम के रूप में स्वीकार किया है। नेक्स्ट बात आती है कि हमारे संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रकृति क्या है। नेचर ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, नेचर ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें हम बात करते हैं, सबसे पहली नेचर है वाइडर स्कोप। इनका बहुत ही व्यापक क्षेत्र है। इन सिद्धांतों का क्षेत्र इतना व्यापक है कि इनमें हमारे राष्ट्रीय जीवन के हर एक पहलू, जिसमें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक सभी मामलों से इनका संबंध है। इनका संबंध प्रशासन के सभी अंगों से भी है। ये उन्हें आदेश देते हैं कि ये अपनी शक्ति का किस प्रकार प्रयोग करेंगे। उनको ये डायरेक्शंस दी जाती है गवर्नमेंट को, और जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है उनको ये डायरेक्शंस दी जाती हैं कि ये अपनी नीतियां बनाते समय किस तरह की डायरेक्शंस को यूज़ करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक वेलफेयर में पॉलिसीज़ बनाई जा सकें। नेक्स्ट आता है नॉट इन्फोर्सिबल बाय कोर्ट्स। जो हमारे ये सिद्धांत हैं ये न्याय की स्थापना करते हैं, लेकिन इनके पीछे कोई भी न्यायिक शक्ति नहीं है। जिस प्रकार हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें, तो फंडामेंटल राइट्स को लागू करने के लिए वी कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट, हम सीधे न्यायालय में जा सकते हैं। लेकिन इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की जहाँ तक बात आती है, इन सिद्धांतों को लागू करवाने के लिए हम राज्य को इनका पालन करना पड़ता है। लेकिन अगर राज्य इसके लिए इनका पालन ना भी करे तो राज्य इसके लिए बाध्य नहीं है, और इनको लागू करवाने के लिए हम न्यायालय की शरण नहीं ले सकते, जैसे कि हम फंडामेंटल राइट्स को लागू करवाने के लिए डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट।
शासन के इनको आधारभूत सिद्धांत कहा जाता है, क्योंकि ये सिद्धांत देश के शासन में मौलिक स्थान रखते हैं। विधानमंडल और कार्यपालिका को इनका अनुसरण करना पड़ता है, इनको फॉलो करना पड़ता है। इस तरह प्रशासकों के लिए ये सिद्धांत एक कोड ऑफ कंडक्ट के समान है, जिनका पालन वे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने के दौरान करते हैं। और जो हमारे कोर्ट्स हैं, इन्होंने भी इन सिद्धांतों को शासन के आधारभूत सिद्धांतों के रूप में, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट के रूप में एक्सेप्ट किया है, स्वीकार किया है। नेक्स्ट बात आती है कंसिडरेशन वाइल मेकिंग लॉज। कानून बनाते समय इनका ध्यान रखना। इन सिद्धांतों को संसद, राज्य विधानमंडल और बाकी भी शासन की संस्थाएं कानून बनाते समय इनका ध्यान रखती हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने भी संविधान सभा में कहा था कि संविधान के इस भाग को अधिनियमित करने के लिए भविष्य की व्यवस्थापिका और कार्यपालिका को यह निर्देश किया जाता है कि वे किस प्रकार अपनी शक्तियों का प्रयोग करें। तो इस तरह से in enacting this part of the constitution, the assembly is giving certain directions to the future legislature and the future executive to show in what manner they are to exercise the legislative and executive powers they will have. This was the statement given by Dr. Ambedkar. नेक्स्ट बात आती है हमारे राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों की क्लासिफिकेशन की, जिसको हम कहेंगे इन सिद्धांतों के वर्गीकरण की बात आती है। देखिए, इन सिद्धांतों के वर्गीकरण की जहाँ तक बात है, संविधान में इनके वर्गीकरण के लिए कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर फॉलो नहीं किया है, कोई स्पेसिफिक विधि फॉलो नहीं की है, लेकिन उसके बावजूद भी इनको आसानी से समझने के लिए इनको कुछ भागों में अलग डिवाइड किया गया है, जिसमें से पहली बात आती है सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स, जिनको कहेंगे समाजवादी सिद्धांत। समाजवादी सिद्धांतों में हम बात करते हैं, इसमें बहुत सारे हमारे आर्टिकल्स आते हैं इस सिद्धांत के अंडर। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जनरल प्रिंसिपल्स, समाजवादी सिद्धांत की बात हम इसके बाद करेंगे। जनरल प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, इसमें आर्टिकल 36, 37 एंड आर्टिकल 50 को हम कवर कर सकते हैं। आर्टिकल 36 कहता है कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ स्टेट, जिसमें भारत की सरकार, संसद, राज्य सरकार और विधानमंडल तथा स्थानीय जो गवर्नमेंट है वो सभी आ जाती है। नेक्स्ट बात आती है आर्टिकल 37। इसमें बताया गया है कि ये अधिकार न्याय संगत नहीं है, कि इनके लिए हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। नेक्स्ट बात आती है आर्टिकल 50। इसमें बताया गया है कि राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखा जाएगा, ताकि ये एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप ना कर सकें। अब बात आती है सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स की, जिनको हम समाजवादी सिद्धांत कहते हैं। समाजवादी सिद्धांतों में हम आर्टिकल 38, 39, 39A, 41, 42 एंड 43 को कवर करते हैं। इसमें बात आती है कि अनुच्छेद 38 में बात की गई है कि राज्य आम जनता के कल्याण के लिए देश के विभिन्न भागों में रहने वाले व्यक्तियों को और अलग अलग व्यवसायों में लगे हुए लोगों को, लोगों की आय की असमानता को कम करने के लिए, अवसरों की असमानता को समाप्त करने के लिए स्टेट स्पेशल प्रयास करेगा, स्पेशल एफर्ट्स करेगा। तो इस चीज़ के लिए बताया गया है आर्टिकल 38 में। तो नेक्स्ट बात आती है कि आर्टिकल 39 में क्या बात करते हैं। इसमें बताया गया है कि राज्य अपनी नीति का संचालन इस प्रकार से करेगा कि प्रत्येक नागरिकों को आजीविका के साधन प्राप्त हो सकें, भौतिक साधनों का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से हो कि सभी लोगों का कल्याण हो, धन और उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीयकरण हो, दैट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। फिर बात आती है मेल फीमेल्स के काम की, उनको समान कार्य के लिए समान वेतन की सुविधा दी जाएगी। आर्थिक संकट में जो मजबूर होकर स्त्री, पुरुष और बच्चे कोई ऐसा काम ना करें जिससे उनकी हेल्थ पर कोई बुरा असर पड़े। नेक्स्ट बात आती है बच्चों की स्वतंत्र और गरिमामयी वातावरण में विकास के अवसर और सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, जिससे उनका नैतिक और आर्थिक रूप से संरक्षण हो सके। इसके बाद बात आती है आर्टिकल 41 में क्या कहा गया है कि राज्य अपनी
आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के अंदर रहकर काम व शिक्षा का अधिकार, वृद्धावस्था, बीमारी, अंगहीनता व अन्य किसी प्रकार के अभाव में सार्वजनिक सहायता प्रदान करने का प्रयास करेगा। फिर आता है आर्टिकल 42 में क्या कहा गया है कि राज्य काम करने के लिए न्यायपूर्ण स्थिति उत्पन्न करेगा और मैटरनिटी रिलीफ के लिए भी स्पेशल मैनेजमेंट करेंगे। नेक्स्ट बात आती है आर्टिकल 43। इसमें कहा गया है कि राज्य यह प्रयास करेगा कि कृषि, उद्योग व अन्य श्रमिकों के लिए अच्छे वेतन हों और काम करने के लिए ऐसी व्यवस्थाएं हों जिनसे उनका जीवन स्तर अच्छा हो सके। तो नेक्स्ट बात आती है आर्टिकल 43A। इसमें कहा गया है कि राज्य किसी उद्योग के प्रबंध में श्रमिकों के भाग लेने की भी व्यवस्था करेगा। इसके बाद बात आती है गांधीयन प्रिंसिपल्स, गांधीवादी सिद्धांत भी जिन्हें कहते हैं। गांधीवादी विचारधारा पर आधारित सिद्धांतों को इस श्रेणी में रखा जा सकता है, जिसमें अनुच्छेद कवर होते हैं आर्टिकल 40, 46, 43, 47 एंड 48। देखिए, इन अनुच्छेदों के अनुसार हम बात करें, जो हमारा अनुच्छेद 40 है, आर्टिकल 40 है, इसमें कहा गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों की स्थापना करेगा और उन्हें ऐसी शक्तियां व अधिकार प्रदान करेगा जिससे वे स्थानीय शासन इकाइयों के रूप में कार्य कर सके। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 43 के अनुसार गाँव में घरेलू जो दस्तकारी हैं उनकी उन्नति के लिए राज्य प्रयास करेगा। नेक्स्ट बात आती है आर्टिकल 46। इन 46 के अनुसार राज्य के कमज़ोर वर्गों को और विशेषकर अनुसूचित जातियां तथा पिछड़े कबीलों को शिक्षा संबंधी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। उसके बाद बात आती है आर्टिकल 47, जिसके अनुसार राज्य शराब और नशीली वस्तुओं पर और जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं ऐसी चीज़ों पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करेगा। उसके बाद बात आती है आर्टिकल 48, जिसमें कहा गया है कि राज्य दूध देने वाले पशुओं को मारने पर रोक लगाएगा तथा पशुओं की नस्ल सुधारने का भी प्रयत्न करेगा। इसके बाद बात आती है हमारे लिबरल प्रिंसिपल्स की, जिनको हम उदारवादी सिद्धांत भी कहते हैं। उदारवादी सिद्धांतों में हमारे जो कवर होते हैं उसमें आते हैं आर्टिकल 44, 45, 48, 49। तो इसमें बताया गया है, सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल 44 की, जिसके अनुसार राज्य समस्त भारत में समान व्यवहार नियम जिसको बोलते हैं, समान आचार संहिता भी जिसे कह सकते हैं, एंड यूनिफॉर्म सिविल कोड भी हम इसे कह सकते हैं, जिसके अनुसार सभी लोगों पर समान आचार संहिता लागू की जाएगी, जिसका मतलब है समान व्यवहार किया जाएगा सभी के साथ, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन। इसके अनुसार है कि सभी लोगों पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का प्रयत्न किया जाएगा। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 45 में कहा गया है कि राज्य संविधान लागू होने के 10 वर्ष के अंदर 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, जिसको हम कहेंगे फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, इसका प्रबंध करेगा। और इस प्रबंध में हम बात करते हैं कि हमारे संविधान के 86th अमेंडमेंट में, जो कि 2002 में किया गया था, आर्टिकल 21A को हमारे संविधान में जोड़ा गया था, जिसके अनुसार सभी बच्चों के लिए 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना एक मौलिक अधिकार, उनको शिक्षा को प्राप्त करना हमारा मौलिक अधिकार बन गया है। ये हमारी फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट में एक नया जो हमारा राइट टू एजुकेशन है वो ऐड कर दिया गया है। इसके बाद बात आती है आर्टिकल 47, जिसके अनुसार राज्य लोगों के जीवन स्तर और आहार स्तर को ऊंचा उठाने के लिए तथा उनके स्वास्थ्य में सुधार करने का प्रयत्न करेगा। और इसके बाद आता है आर्टिकल 48 के अनुसार क्या था कि राज्य वैज्ञानिक आधार पर कृषि और पशुपालन का संचालन करेगा। फिर बात आती है आर्टिकल 50 की, जिसकी बात हमने अभी पहले भी की थी कि राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का प्रयास करेगा ताकि दोनों ही स्वतंत्र होकर और निष्पक्ष तरीके से अपने कार्य को सही तरीके से कर सकें। इसके बाद हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संबंध में, प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू इंटरनेशनल रिलेशंस।
इस लिस्ट में ऐसे सिद्धांत शामिल किए गए हैं जिनका लक्ष्य है इंटरनेशनल पीस को इस्टेब्लिश करना, अंतर्राष्ट्रीय शांति को स्थापित करना। और ये सिद्धांत हैं आर्टिकल 51 में। इसके अनुसार क्या है कि राज्य इंटरनेशनल लेवल पर पीस एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की कोशिश करेगा और इसको अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देगा। नेक्स्ट बात आती है, राज्य विभिन्न राष्ट्रों के बीच सम्मान पूर्वक और न्यायोचित संबंधों को बनाने की कोशिश करेगा, जैसा कि भारत पहले भी करता आया है। भारत ने शुरू से ही पंचशील की थ्योरी में विश्वास किया है। भारत ने कभी भी भारत किसी भी लड़ाई में फर्स्ट डायरेक्ट अटैकर नहीं रहा, बल्कि हमेशा ही भारत ने डिफेंसिव वे में अटैक किया है। कभी भी नो फर्स्ट यूज़ की पॉलिसी इंडिया ने हमेशा से यूज़ की है। नेक्स्ट बात आती है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय कानूनों, संधियों और समझौतों का सम्मान करेगा, जैसा कि राज्य हमेशा से करता आया है। कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक हमने इन सिद्धांतों को व्यवहार में भी लागू किया है, जिसे हम इन चीज़ों के माध्यम से सिद्ध कर सकते हैं। और नेक्स्ट बात आती है, राज्य अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को आर्बिट्रेशन से, जिसको हम कहते हैं पंच फैसले, उसके द्वारा निपटाने का समर्थन करेगा। तो ये हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं, दीज आर रिलेटेड टू इंटरनेशनल रिलेशंस। इसके बाद बात आती है अदर प्रिंसिपल्स। इसमें बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं जो बाद में कुछ ऐड किए गए, जैसा कि अनुच्छेद 49 के अनुसार, आर्टिकल 49 के अनुसार कहा गया है कि राज्य जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, ऐतिहासिक स्मारक जिनको कहते हैं, उनकी रक्षा के लिए पूरा प्रयास करेगा, जिनको हम हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स भी कहते हैं। और इसके साथ ही संविधान में जो 42वां संवैधानिक संशोधन हुआ था, उसमें निर्देशक सिद्धांतों की सूची में एक और नया सिद्धांत जोड़ा गया था, जिसके संबंध में राज्य से अपेक्षा रहती है कि जिसमें आर्टिकल 39 में संशोधन करके एक प्रावधान, एक प्रोसीजर स्पेशल किया गया था, प्रोविजन जोड़ा गया था कि बच्चों को की स्वतंत्रता और गरिमा के विकास के अवसर प्रदान करने की राज्य के द्वारा भरपूर कोशिश की जाएगी। फिर बात आती है अनुच्छेद 39A, जिसके द्वारा राज्य के समाज के कमज़ोर वर्गों को, जिसको हम कहते हैं वीकर सेक्शन, उनको सम्मान, न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता दी जाएगी, जिनको हम कहते हैं फ्री लीगल एड टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। नेक्स्ट बात आती है आर्टिकल 43A, जिसमें कहा गया है कि मज़दूरों को प्रबंध में भागीदारी दी जाएगी, उनकी जो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन है उसको बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि उनको भी काम करते हुए अच्छा फील हो, स्वतंत्रता फील हो। नेक्स्ट बात आती है आर्टिकल 48A, इसको भी संविधान में जोड़कर देश के पर्यावरण की रक्षा, वन्य जीव, वनों की सुरक्षा और उसमें सुधार लाने का निर्देश दिया गया है। तो ये हमारे फंडामेंटल राइट्स के बाद हमारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, इनकी भी महत्ता के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। और इस क्लासिफिकेशन के आधार पर हम देख सकते हैं कि हमारे संविधान निर्माताओं ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के माध्यम से सरकार को ऐसे निर्देश देने की कोशिश की है, जिनके आधार पर समाज के और लोगों के कल्याण के लिए सरकार स्पेशल पॉलिसीज़ बना सके। और ये डायरेक्शंस सरकार पर थोपे नहीं गए हैं, बल्कि सरकार अपनी इच्छा से इनको फॉलो कर सकती है, क्योंकि इनके पीछे कोई भी बाध्यकारी शक्ति नहीं है, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स के पीछे हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।